बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 632 का टॉपिक नंबर 49 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है सीक्वेंसेस। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़। सीक्वेंसेस का टॉपिक MTH 632 के हैंडआउट्स में मुझे तो कहीं नहीं मिला। अगर आपको इसका जो है वो कोई टॉपिक के से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन मिले या हैंडआउट से आपको कुछ जो है वो नोट्स मिलें तो आप जो है वो नीचे कमेंट कर दें और वो नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दें। अभी मैंने आपके सीक्वेंसेस का टॉपिक आपके LMS के वीडियो लेक्चर से तैयार किया है और मैं आपको जो है वो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंसेस जो है वो अगर हम सीक्वेंसेस की डेफिनेशन वैसे देखें तो सीक्वेंस क्या होता है कि किसी भी नंबर्स का सीक्वेंस कह सकते हैं, कोई भी पैटर्न है उसका सीक्वेंस कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका सीक्वेंस कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और नंबर जो है वो आपका सीक्वेंस होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास काउंटिंग जो है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास काउंटिंग जो है वो एक सीक्वेंस है। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखा हुआ है नीचे। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आपके पास 1 लिखा हुआ है वहाँ पर आप ज़ीरो कर लें। जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, हम ज़ीरो में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है। 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, इसके बाद 2 के बाद 3 आएगा। फिर 3 में आप पीछे वाला नंबर ऐड करें, 2 ऐड करें, 3 इंटू 2 5 आएगा। 5 में आप 2 ऐड करें, 5 में आप 3 ऐड करें तो 8 आएगा। 8 में आप अगेन 5 ऐड करें 13 आएगा। 13 में आप 8 ऐड करें 21 आएगा। इसी तरह अप टू सो ऑन सीक्वेंस चलता जाएगा। कोई इस तरह का आपके पास नंबर्स का सीक्वेंस नंबर्स आ जाएँ तो आप कहते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, इसके बाद नंबर सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस में आपके पास आपको उसने एक आउटपुट दी होती है। मिसाल के तौर पर उसने आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है और वो कहता है कि इसके नंबर्स फाइंड करें या इसका आंसर फाइंड करें। तो सीक्वेंस आपके पास क्या होता है कि उसने आपको एक आउटपुट दी होती है और हमने उसकी इनपुट फाइंड करनी होती है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ ए सीक्वेंस की एक और एग्जांपल मिली है। नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन जो हैं वो ऑनवर्ड हैं। उसके बाद एक सीक्वेंस है। ये आपके पास जो नेचुरल नंबर्स हैं हम कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इसकी आउटपुट है। हमने इस नेचुरल नंबर से इसकी इनपुट फाइंड करनी है। तो हमने कह लिया कि जब भी आपके पास, और उसने नीचे इसी सीक्वेंस को जो है वो मॉडिफाई करके लिखा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो इनपुट सीक्वेंस आया है वो आपके पास ऑड नंबर्स आए हैं। किस तरह से ऑड नंबर्स आए हैं? हमारे पास फार्मूला है फंक्शन ऑफ n इक्वल टू 2n-1। जब आप n नेचुरल नंबर में से वैल्यू लेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपके पास f ऑफ 1 2 इंटू 1-1 आपके पास 1 आ जाएगा। मतलब कि आपने आउटपुट 1 रखी तो आपके पास इनपुट भी क्या है? 1 आई। अब आप आउटपुट 2 रख लेते हैं, n इक्वल टू 2 रख लेते हैं तो 2 इंटू 2 4-1 आपके पास 3 आ गया। मतलब आपने आउटपुट 2 रखी तो इनपुट 3 आ गई। इसी तरह आप आउटपुट n इक्वल टू 3 रखेंगे तो इनपुट 5 आएगी। तो आपके पास जो नंबर्स ऑफ सीक्वेंस हैं, ये वाले नंबर्स ऑफ सीक्वेंस हैं, ये आपको मिल रहे हैं। इसी तरह इसके बाद एक और एग्जांपल है। उसने नेचुरल नंबर से हमें जो इनपुट दी है वो इवन नंबर्स की दी है। इवन नंबर्स के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे फंक्शन ऑफ n इक्वल टू 2n। तो आपके पास आउटपुट जो है वो 1 है और अब हम इस फार्मूले में पुट करते हैं 2 इंटू 1। आपके पास इनपुट भी क्या आ गई? 2 आ गई। जब आउटपुट 1 थी तो इनपुट 2 आ गई। अब आपके पास अगर आउटपुट 2 है तो f ऑफ 2 आप करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो मतलब आउटपुट 2 इनपुट 4 आ गई। इसी तरह n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इनपुट 6 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे इनपुट 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमें एक सीक्वेंस मिलता रहता है। अब हम सीक्वेंस की डेफिनेशन पर चलते हैं कि मेन सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है A sequence is a function whose domain is the positive integer and whose range is a subset of complex number। मतलब कि आपके पास जो आउटपुट होगी, जो आपकी डोमेन होगी, वो आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। मीन्स हम पॉजिटिव इंटीजर्स को इंटीजर्स कह सकते हैं, नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं। आपके पास कोई भी नंबर्स होंगे और लेकिन जो आपके पास रेंज, जो आपके पास इनपुट आएगी वो हमेशा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगी। उसके बाद उसने नीचे लिखा हुआ है कि फंक्शन, और आपके
पास जो फंक्शन है वो पॉजिटिव इंटीजर z पॉजिटिव से जो आपके पास रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है। ये हमारे पास सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। सीक्वेंस अब इस नीचे एक एग्जांपल दिया है f1n हम ले लेते हैं और n प्लस आयोटा 2n जो है वो आपके पास सीक्वेंस है और n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो n इक्वल टू 1 रख लें तो आपके पास एक n हमने 1 लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और आपके पास देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म के जो फॉर्म होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब हमारे पास हमने पॉजिटिव इंटीजर से एक नंबर ले लिया n इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर से जो कि बिलोंग करता है n, तो n 1 रखा, n की जगह पे 1 प्लस आयोटा 2, n की जगह पे अगेन 1 रखा तो 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा आ गया। तो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म बन रही है तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन गई है। मतलब कि हमने जो नंबर है, जो आउटपुट है, जो डोमेन है उसकी वो पॉजिटिव इंटीजर से ली है और जो रेंज हमारे पास आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सबसेट बन रही है। तो ये आपके पास सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। इसी तरह अगर हम n2 रखेंगे तो हम n इज इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमारे पास जो उसकी रेंज आ रही है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रही है 2 + 4 होता है। n इक्वल टू 50 रख लें, n इक्वल टू 100 रख लें तो आपके पास हमेशा जो डोमेन है वो इंटीजर होगी और जो रेंज है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी। इसी तरह एग्जांपल नंबर 2 में उसने n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन दे दिया है कि 2 - 1/n प्लस आयोटा 5 - 1/n। आप इस क्वेश्चन में भी n जो है वो अगर 1 रखते हैं तो 2 - 1/n तो 2 आ गया आपके पास प्लस 5 - 1/n 5 माइनस 1 4 आ गया। मतलब आपके पास आंसर क्या आया 1 प्लस 4 आयोटा। तो आपके पास आपने n इक्वल टू 1 एक पॉजिटिव इंटीजर रखा और आपके पास जो रेंज आई है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आई है एंड आउटपुट आर कॉम्प्लेक्स नंबर। डोमेन आपकी जो है वो इंटीजर एंड आउटपुट आर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप n की पावर में 1 पुट कर दें तो आपके पास 2 प्लस आयोटा 5 आएगा। n 2 पुट कर दें तो 2 प्लस आयोटा 5 का स्क्वायर आएगा। मतलब आपकी जो n है वो एक इंटीजर ही रहेगा लेकिन आपका जो आउटपुट से इनपुट आएगा वो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। आउटपुट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, यहाँ पर इनपुट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस को सीक्वेंस भी कह दें तो वो एक ही बात मानी जाती है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीक्वेंसेस, तो सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहें या सीक्वेंस कहें, वो सिंपल जो है वो हम कोई भी इन दोनों का जो है वो नेम कर सकते हैं। सीक्वेंस कह लें या कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कह लें, एक ही बात है। अब सीक्वेंस की नोटेशन क्या होती है? सीक्वेंस इज यूजुअली डिनोटेड एज Zn एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। मतलब कि आपके पास जो सीक्वेंस है Zn कोई सीक्वेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 लिख लें या 1 इंटू इन्फिनिटी लिख लें। व्हेन इंडिसेस आर अंडरस्टूड, आप जब आपको समझ आ रही है कि Zn कोई सीक्वेंस है और वो 1 से इन्फिनिटी पर जा रहा है तो आप सिंपल लिख लें n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी नहीं लिखें, आप लिख लें Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन, जो आपका सीक्वेंस जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब Zn n टू इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू -1, इट्स मीन कि आपका सीक्वेंस -1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे इस अगले वाले में देख लें Zn n टू इन्फिनिटी, इट्स मीन कि आपका सीक्वेंस 0 से इन्फिनिटी पे जा रहा है। एग्जांपल नंबर 4 में भी उसने यही कहा है कि इसकी आपने बताना है कि ये एक सीक्वेंस है कि नहीं है। तो 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो आप कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस है या ये एक सीक्वेंस है। इसी तरह एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करके बताया हुआ है। n इक्वल टू -1 पुट कर लिए तो 2 - 1 आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा 5 प्लस 1 आपके पास 6 आ जाएगा और 1 + 6 आयोटा हमारे पास फॉर्म आएगी और वो एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस की है। अब हम इसकी एक और एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे आपको सीक्वेंस की समझ ज़्यादा अच्छे से आएगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है, हम किसी भी सीक्वेंस के अंदर उसकी लिमिट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा सीक्वेंस है जी 1/n कोई सीक्वेंस है। अब n जो है वो आपका जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है वो इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब आप
एन की वैल्यूज़ पुट करी जाती हैं। जब आपने N1 पुट किया तो 1/1 आ गया, N2 पुट किया 1/2, N3 पुट किया 1/3 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। अगर हम इस सीक्वेंस को रियल लाइन पर शो कर लें तो आपका सीक्वेंस जो है वो रियल लाइन पे 0 1 2 3 अप टू सो ऑन जो है वो जाएगा। अब मैंने एन के अंदर 1 पुट किया, आपका 1 आ गया। एन के अंदर 1/2 पुट किया, 1/2 का क्या मतलब है 0.5, मतलब 0.5 आपका कहाँ पर आता है 0 और 1 के दरमियान पे आता है रियल लाइन में। तो हमने 1/2 लिख लिया। फिर आपने 1/3 पुट किया तो 1/2 के थोड़ा सा आगे 1/3 अप टू सो ऑन 1/4 1/5। आप N11 पुट कर लें तो 1/11। इसी तरह जब आप सीक्वेंस n की वैल्यू आगे चलते जाएंगे तो आपका सीक्वेंस जो है वो एट द एंड ज़ीरो हो जाएगा। मतलब आप n = 100 पुट कर लें तो आपकी वैल्यू जो है वो और छोटी होती जाएगी, वो ज़ीरो के करीब होता जाएगा। तो जब आपका सीक्वेंस ज़ीरो के करीब होता जाएगा और एट द एंड आपका सीक्वेंस ज़ीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो 1/n का सीक्वेंस है इसकी जो लिमिट है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। इसी तरह आपके पास जो लिखा हुआ है कि जो 0 इज़ द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। अब नेक्स्ट है जी, कैन वी फाइंड द नंबर सच दैट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर क्लोजर देन एप्सिलॉन। तो कोई हम नंबर फाइंड कर सकते हैं कि उस नंबर को हम फाइंड करें तो हमारे पास उसकी वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन से बिल्कुल क्लोज होती जाए तो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एग्जांपल्स क्या हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम कोई नंबर लें 1/n लें या कोई भी नंबर लें और वो एप्सिलॉन से जो है वो क्लोज़ होता जा रहा है तो क्या हम उस नंबर n को फाइंड कर सकते हैं। तो हम वो वैल्यू देखेंगे। अगर 1/n आपके पास कोई नंबर है और उसको हम ओरिजिन के करीब लेते जा रहे हैं और आपका जो आंसर है वो एप्सिलॉन से छोटा होता जा रहा है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/n इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड 1/एप्सिलॉन इज़ लेस देन n। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। मतलब कि अगर आप 1/एप्सिलॉन कर लें तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके n नंबर से बहुत छोटी होगी तो हमारे पास एक नंबर हमें मिल जाएगा। अब कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, आपके पास कोई भी सीक्वेंस, आपके पास कोई भी टर्म है, xn टर्म है, an टर्म है या कोई भी टर्म है। फॉर एग्जांपल आपके पास an की वैल्यू है 1/n और अगर 1/n जो है वो आपके पास कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट p को, या आपका कह लें कि आपके पास कोई z पॉइंट है और वो कन्वर्ज कर रहा है Z0 को, तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा है तो आप कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एक्स एन कन्वर्जेस टू पी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट एक्स एन माइनस पी। एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है पी को, जैसे मैंने आपको कहा कि जेड कन्वर्ज कर रहा है Z0 को, तो उन दोनों का डिफरेंस हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा। इसी तरह एक्स एन माइनस पी का जो डिफरेंस है वो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आएगा व्हेनेवर n जो है वो आपका बड़ा होगा एन ई से, मतलब नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। इसी तरह सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जेड एन कन्वर्जेस टू जाए इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 जीटा इसे आप बोलते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट जीटा, अगर आप जेड एन में से कोई जीटा वैल्यू को माइनस कर दें और वो भी एप्सिलॉन से छोटी आए तो हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है वो कन्वर्जेंट है। हैंडआउट से कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, जैसे आपके पास कोई जेड एन सीक्वेंस था तो हमने उसको सीक्वेंस कह दिया था Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन, वो एक सीक्वेंस माना जाता है। इसी तरह उन्होंने लिखा है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है कम्प्लेक्स नंबर का हैज़ अ लिमिट Z, जिसकी लिमिट Z है। किसी भी लिमिट फाइंड करना भी मैंने आपको बताया कि 1/n की लिमिट हमारे पास 0 आई थी। इसी तरह कोई ZN है और उसकी लिमिट जो है वो Z है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर हम उस लिमिट को ZN में से माइनस कर दें और हमारे पास वैल्यू एप्सिलॉन से छोटी आए और n क्या है, n आपका कोई n0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से होगी। ये आपका चैप्टर नंबर 5 है जी, हैंडआउट्स का, पेज नंबर 193 आई थिंक सो जो है वो स्टार्ट होता है। आप कोई भी वैल्यू ले लें, आप Z n जैसे हम ले रहे थे और उसके पास हमने कहा कि उसकी जो लिमिट है वो Z आ रही है, तो किसी भी फंक्शन के अंदर उसकी कोई ना कोई एक लिमिट जो है वो एग्जिट करती है, ठीक है।
एग्जिस्ट करती है। देन सीक्वेंस वन कैन हैव एट मोस्ट वन लिमिट। जो कह रहा है कि जो सीक्वेंस नंबर वन है, आपके पास इक्वेशन नंबर वन है, वो उसके अंदर कोई एक न एक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। आपके पास कोई ये हम ग्राफिकली इसको शो कर लेते हैं कि ये किस तरह से है। ये ज्योमेट्रिकली कह लेते हैं कि आपके पास कोई नंबर है z, और जैसे जैसे ये वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन के नज़दीक होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, तो जो जो जेड एन वैल्यू है जो कि इसके नेबरहुड में लाई कर रही है, उसकी वजह से जो हमारा एप्सिलॉन है वो छोटा होता जाएगा। अब वो यहाँ पर यही बात कर रहा है कि जो z है उसकी एट मोस्ट वन लिमिट आएगी। ए लिमिट z इज़ यूनिक इफ इट एग्जिट व्हेन द लिमिट एग्जिट द सीक्वेंस इज सेट टू बी कन्वर्ज। जब लिमिट हमें मिल जाएगी तो हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, मतलब कि लिमिट ऑफ जेड एन इज इक्वल टू जेड। अगर आपके पास कोई लिमिट नहीं आपको मिलती किसी सीक्वेंस के अंदर से, तो आपका सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज करेगा। ये आपके पास एक थ्योरम है, जेड एन इज इक्वल टू एक्स एन प्लस आयोटा वाई एन एंड एन इज़ दिस एंड जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है। हमने प्रूव करना है कि जेड एन जो है वो जेड के इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स एन एक्स के इक्वल है और वाई एन वाई के इक्वल है। आपने जब भी इफ़ एंड ओनली आ जाए, मतलब आपने उस थ्योरम की या उस सीक्वेंस की दोनों साइड्स को प्रूव करना है। हम चेक कर लेते हैं। आपके पास कोई एक्स एन जो है वो एक्स के इक्वल था, तो हमने यहाँ से प्रूफ लिखना शुरू किया। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंडीशन नंबर 5 है उससे को एज्यूम करेंगे और हम कंडीशन नंबर 4 को प्रूव कर देंगे। अब कंडीशन नंबर 5 थी एक्स एन इक्वल टू एक्स, एक्स एन माइनस एक्स कर लिया, वो लेस देन एप्सिलॉन था। जब आपके पास दो टर्म आ गई तो हमने कहा कि वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा हो गया, और आपके पास एन जो है वो आपके पास जो n था ना वो n से n नॉट से बड़ा था। यहाँ हम कह लेते हैं जब आपके पास दो टर्म्स आ गए हैं तो वो आपका जो n है वो n1 से बड़ा है। इसी तरह जब आप yn माइनस वाई करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो n आपका n बाई 2 से n2 से बड़ा होगा। अब n1 और n2 हम कह लेते हैं कि ये n नॉट के इक्वल है, और n नॉट इज़ द लार्जर ऑफ टू इंटीजर n1 एंड n2। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को n इज़ ग्रेटर देन n नॉट कर लिया। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्स एन माइनस एक्स वाई एन प्लस वाई एन माइनस वाई से हम एक वैल्यू न्यू एज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि जो एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन है माइनस कर दें अगर एक्स प्लस अयोटा वाई को। अगर आप इस वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को z वाली वैल्यू को z n में से z को माइनस कर लें, जो कि हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन बनती है, अगर हम उसको माइनस कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आएगी। एक्स एन में से आपने रियल में से रियल को माइनस कर दिया, इमेजिनरी में से इमेजिनरी को माइनस कर दिया। दोनों वैल्यूज़ की जगह पर हमने उसको ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, तो हमने मॉड लगा लिया, दोनों की जगह पर एप्सिलॉन बाई 2 लगा दिया, और हमारे पास जो आंसर है वो एप्सिलॉन आ गया। तो हमारे पास कंडीशन नंबर 2 जो है वो कंडीशन नंबर 4 जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। कंडीशन नंबर 4 क्या थी कि जेड एन इक्वल टू जेड। हमने कंडीशन नंबर 5 को लिया और कंडीशन नंबर 4 को सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह से अगर हम इसको कन्वर्सली प्रूव करें, हम इसकी कंडीशन नंबर 4 को लेंगे और 5 को प्रूव करेंगे। अब तो हमने जो एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन था उसमें से एक्स प्लस अयोटा जेड एन में से जेड को माइनस कर दिया और कह दिया कि वो लेस देन जो है वो एप्सिलॉन है। उसी तरह इसको मॉडिफाई किया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया, और हमने कहा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों वैल्यूज़ एक्स एन माइनस एक्स और एक्स वाई एन माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन है। अगर आपको इस थ्योरम की ऐसे समझ नहीं आई तो मैं आपको एक और वीडियो लेक्चर में कन्वर्जेंट सीक्वेंस के इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर दूंगी हैंड राइटिंग पे। देन आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो 4 को लिया और हमने 5 को प्रूव कर दिया, तो हमारे पास कंडीशन 5 भी जो है वो सेटिस्फाई कर गया। तो हम कहेंगे कि जो दोनों लिमिट्स हैं राइट, वी नो द बोथ लिमिट ऑन द राइट एग्जिस्ट और डेट वन ऑफ द लेफ्ट एग्जिस्ट। जब लेफ्ट एग्जिस्ट करती है तो राइट भी एग्जिस्ट करती है। इसी तरह इसकी एक एग्जांपल है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। जब हम किसी भी 1/n³ करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आपके पास 1/n³ आंसर ज़ीरो हो गया, प्लस अयोटा लिमिट 1 एक कांस्टेंट है, इस पर लिमिट पुट करें, कोई भी लिमिट पुट इन्फिनिटी नहीं जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर अयोटा इंटू 1 अयोटा आ गया। तो हमारे पास जो है वो लिमिट क्या आ गई है इसकी, अयोटा आ गया। अब हम जेड एन में से इस लिमिट को माइनस कर लेंगे, मतलब कि जेड एन क्या था आपका 1/n³ था, और अगर हम इस लिमिट को माइनस कर लें 1/n³ प्लस अयोटा माइनस अयोटा कर दें, अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया 1/n³। आपने कहा कि ये एप्सिलॉन से छोटा है, मतलब कि आपका एन जो है वो बड़ा है 1/³
आप इसे कहेंगे क्यूब रूट ऑफ एप्सिलॉन से। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपके पास जेड एन दिया हुआ है। आपने सबसे पहले इसकी लिमिट फाइंड कर लेनी है एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करके। तो आपने जब इन्फिनिटी पुट किया तो आपके पास जो लिमिट है वो -2 आ गई। इसी तरह आपने इस जेड एन में से जेड माइनस करेंगे तो आपके पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बच जाएगी, आयोटा प्लस -1 की पावर n और n का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो आपका कन्वर्जेंट है। होप सो आपको समझ आई होगी इस लेक्चर की। इसके बाद हम जो है वो लेक्चर सीरीज़ का करेंगे, सीरीज़ टॉपिक करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज़, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। होप सो आपको समझ आए। अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट कर लें, हम इस वाले थ्योरम को दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आई है इस थ्योरम की फॉर्मूली तो मैं आपको जो है वो हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें MTS 632 के, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है वो सून अपलोड होगी। थैंक यू सो मच।